हाँ रे भाई, अपना जो टॉपिक चल रहा था हिमनद के कार्य है ना। और हिमनद के कार्यों के अंतर्गत अपन ने अब तक जो बात करी है, हिमनद से बनने वाली कौन सी अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ। अपरदनात्मक स्थलाकृति जो बनाता है हिमनद, कौन कौन सी बना रहा था। एक तो जनरली अपन बात करे थे, सबसे पहले कौन सी बनती है, निवेशन गर्त सबसे पहले ना। और निवेशन गर्त के बाद में जो स्थलाकृति बनती है कौन सी, स्टेन। स्टेन के बाद में कौन सी, हिमविदर। और हिमविदर का बड़ा रूप जो होती है वो क्या होती है, ब्रग्शृंग बोल दो या फिर क्रिविसेस बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगली तो कौन सी, यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी में ही कौन सी बनती है, लटकती घाटी। उसके बाद में सर्क, सर्क के तल पर बनी झील क्या कहलाती है, सर्क या टॉर्न झील कहलाती है। उसके बाद में हॉर्न या ग्रीष्रंग, उसी में दीवार के टूटने पर क्या बनता है, कोल या हिमानी दर्रा। एक बनता है अरेत या तीक्ष्ण कटक बनता है। इसके अलावा हिमसोपान या पेटनास्टर झील। उसके बाद में एक मेस शिला या रोशमुटोने। और एक कौन सी, श्रृंग या पुच्छ। और लास्ट में कौन सा, फ्योर्ड। रिया तट क्या होता है, रिया तट जब मुहाने के समीप नदी की जो घाटी है वो जल में डूब जाए तो जलमग्न नदी घाटी क्या कहलाती है, रिया तट। जलमग्न हिमानीकृत घाटी क्या कहलाएगी, फ्योर्ड तट। और जलमग्न कारस्ट प्रदेशों की घाटी क्या कहलाएगी, डोलमेशियन तट। या फिर चूना प्रधान या कारस्ट क्षेत्रों के अंतर्गत जो कटाफटा या जो अपर्दित तट होता है वो भी क्या कहलाएगा, डोलमेशियन तट ही कहलाएगा। ये अपनी हो गई थी। अब अपन को बात करनी है हिमनद से बनने वाली कौन सी निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। सेकंड कौन सी है, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। अब हिमनद जो है ये निक्षेपण की क्रिया कब करेगा, जैसे ही या तो क्या हो जाए, हिमनद के मार्ग में क्या आ जाए, अवरोध आ जाए। बाकी इससे मोटा इफेक्ट जो पड़ता है वो किसका पड़ता है, तापमान में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, ठीक है। और जैसे ही तापमान में वृद्धि होगी तो प्रभाव क्या पड़ेगा, हिमनद है, हिमनद का क्या हो जाए, अवसान हो जाए। तो जैसे ही हिमनद का अवसान होगा, हिमनद के साथ जो आए हुए जो गतिशील अपरदित पदार्थ है, अवसाद है, उनका वहीं पर क्या हो जाएगा, जमाव। और जैसे अवसादों का जमाव होगा और उन अवसादों के जमाव से जो स्थलाकृति बन जाएगी वो सारी क्या कहलाएगी, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। अब जैसे अवसान होगा तो अवसान होने के पश्चात जो इसके साथ गतिशील जो अवसाद है उन अवसादों का क्या हो जाएगा, जमाव। अब हिमनद के द्वारा लाए गए अवसादों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, सारे आ जाएंगे सम्मिलित रूप से। कौन कौन, कंकड़, पत्थर, बजरी, बालू, सिल्ट और क्ले, ये सारे हो जाएंगे। और इन सभी पदार्थों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है ग्लेशियल ड्रिफ्ट। ये सभी पदार्थ सम्मिलित रूप से क्या कहलाएंगे, ग्लेशियल ड्रिफ्ट, यानी कि हिमनद के साथ गतिशील होने वाले अपरदित पदार्थ। और इन ग्लेशियर ड्रिफ्ट के जमाव से कौन सी स्थलाकृति बनेगी, निक्षेपात्मक स्थलाकृति। अब निक्षेपात्मक जो स्थलाकृतियां बनती है वो भी जनरली दो वर्गों में बांट दिया जाता है। एक तो कौन सी होती है, अवसाद, या फिर जनरली बोल सकते हो हिमोड़ के द्वारा, ठीक है। एक हो सकता है इसमें कौन सा, जलोढ़ प्लस हिमनद, ठीक है। या फिर इसको आप सीधा बोल सकते हो, एक तो केवल किससे बनती है, हिमनद से बनती है। एक हिमनद के साथ किसका मिश्रण हो जाता है, जलोढ़ का, यानी कि उसमें जल की भी क्या रहती है, थोड़ी भूमिका रहती है। बाकी रहेगी सारी कौन सी, निक्षेपात में। केवल भौगोलिक रूप से इनको क्या कर लिया जाता है, दो भागों में विभाजित कर लिया जाता है। एक तो केवल जो हिमनद लाएगा, ठीक है। अब केवल हिमनद कौन सा लाएगा, जिस भी सतही भाग के ऊपर हिमनद गतिशील हो रहा है, तो एक तो उत्पाटन और अपघर्षण क्रिया कहां पर करेगा, आधारी चट्टान के साथ। तो उस आधारी चट्टान के साथ रगड़ खाने के परिणाम जो अवसाद रहेंगे वो हिमनद के साथ गतिशील होंगे। एक हिमनद का जो अग्रमुख होता है, जैसे इस सतह के ऊपर हिमनद गतिशील हो रहा है, तो इस हिमनद के सम्मुख भाग पर जो बाहर निकली हुई जो चट्टानों के टुकड़े और असंगठित चट्टानों के जो टुकड़े मिलेंगे वो हिमनद के अग्र भाग पर क्या होंगे, गतिशील होंगे। तो एक तो तल पर और तल के एक अग्रभाग पर यहां से जो अवसाद आएंगे और उन अवसादों के जमाव से जो बनेगी वो तो सारी किसमें आ जाएगी, अवसाद हिमोड़ या
हिमनद के द्वारा। लेकिन जैसे ही निम्न अक्षांशों में या फिर पर्वत पदीय भाग के पास में हिमनद आता है तो हिमनद का वहां पर अवसान होना क्या हो जाता है, प्रारंभ। तो हिमनद का अवसान होने पर जो जल मिलता है उस जल की भी इसके साथ क्या हो जाती है, भूमिका हो जाती है, और दोनों के प्रभाव से फिर क्या बनती है, कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण। अब इसमें आएगी कौन कौन, पहले तो जनरली यदि अपन बात करें तो अवसाद या फिर केवल हिमनद के द्वारा जो निक्षेपात्मक स्थलाकृति बनती है उसमें सबसे विशेष तो कौन सा, जो अपन ने ऊपर लिख रखा है, एक तो कौन सा, हिमोड़। एक तो कौन सी बनती है, हिमोड़, और एक बनती है कौन सी, ड्रमलीन। कौन सी, ड्रमलीन। तो हिमोड़ और ड्रमलीन दोनों किस में आती है, अवसादों के जमाव, हिमोड़ या फिर हिमनद के द्वारा बनती है। लेकिन यदि हिमनद के साथ किसकी भूमिका हो जाए, जलोढ़ की, तो फिर इससे जो बनती है इसमें कौन कौन सी बनेगी, एक तो एस्कर या जिसे मृद कटक भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा टिल, इसके अलावा केम, इसके अलावा केटिल, इसके अलावा हमक, और उसके अलावा नोब, और एक कौन सा, हिम धोत मैदान, या जिसे आउटवाश कहा जाता है, हिमानी धोत मैदान या आउटवाश मैदान, ठीक है। ये सारी किसके संयोग से बनते हैं, जलोढ़ प्लस हिमनद से, और केवल हिमनद से कौन सी बनती है, हिमोड़ और ड्रमलीन। बाकी है सारी किस प्रकार की, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। सबसे पहले अपन बात करें किसकी, हिमोड़ का दूसरा नाम क्या मिलता है, हिमोड़ को क्या कहा जाता है, मोरेन कहा जाता है, ठीक है। हिमोड़ है क्या, अभी अपन ने बोला ना, ठीक है। जब हिमनद गतिशील होता है तो एक लाइन अपन ने हुजी व लुई आगासीज के अंतर्गत पढ़ी थी भाई, हिमनद की गतिशीलता के संदर्भ में उन्होंने बोला था भाई हिमनद का जो मध्यवर्ती भाग होता है वहां पर वेग क्या होता है, सबसे तीव्र, और किनारों पर वेग क्या होता है। तो सीधी सी बात है, हिमनद के दोनों किनारों के ऊपर जो गतिशील, जो ग्लेशियल ड्रिफ्ट है, या जो सेडिमेंट्स या जो अवसाद है, उनका जमाव कहां पर होगा, दोनों किनारों पर, और जिधर हिमनद गतिशील हो रहा है उसी के समानांतर होगा जमाव, ठीक है। तो हिमनद के दोनों किनारों पर जो समानांतर अवसाद है उनके जमाव से जो हिमोड़ बनता है उस हिमोड़ को जनरली क्या कहा जाता है, पार्श्विक हिमोड़। क्या कहलाएगा, पार्श्विक हिमोड़। और हिमोड़ क्या है, सीधा बोल दो, हिमनद के द्वारा लाए गए अवसादों का जमाव, हिमनद के द्वारा लाए गए अवसादों का जमाव, जिनको अपन ने ग्लेशियल ड्रिफ्ट भी बोला। और ग्लेशियल ड्रिफ्ट में किसको शामिल किया जाता है, कंकड़, पत्थर, बजरी, बालू, सिल्टे, क्ले, मतलब महीन आकार से लेकर मोटे आकार के सारे अवसादों का सम्मिलित जमाव, वो क्या कहलाता है, हिमोड़ कहलाता है, ठीक है। अब उस हिमोड़ का जो निर्माण होता है वो अलग अलग दशाओं में होता है और उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो कौन सा बना, पार्श्विक हिमोड़। कहां बनता है, जो गतिशील हिमनद है उस हिमनद के पार्श्व या फिर किनारों पर जब हिमोड़ का जमाव समानांतर रूप में होता है तो फिर वो क्या कहलाएगा, पार्श्विक हिमोड़। कई बार क्या होता है, हिमनद के तल के साथ जो गतिशील होने वाले जो अवसाद है उसमें मोटे आकार के अवसाद वो किनारों तक नहीं निकल पाते, और किनारों तक नहीं निकल पाएंगे तो उनका जमाव कहां पर होगा, हिमनद के मध्यवर्ती भाग पर, और मध्यवर्ती में भी कहां पर, जो उसका पैंदा है, तल है, उस तल के ऊपर उन हिमोड़ का क्या होगा, जमाव। तो तल के ऊपर जब होगा तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा तलस्थ हिमोड़। कौन सा कहलाएगा, तलस्थ हिमोड़। अब गतिशील होते होते किसी स्थान के ऊपर दो हिमनद क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे दो नदियां मिलती है, एक मुख्य नदी में उसकी सहायक नदी आके मिलती है, तो उसी प्रकार एक मुख्य हिमनद में जब उसका सहायक हिमनद आके मिलता है और दोनों के पार्श्व क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाएंगे। और जैसे ही दो हिमनदों के पार्श्व मिलेंगे तो पार्श्व के मिलने से दोनों के पार्श्विक हिमोड़ भी आपस में मिल जाएंगे, और दोनों के जब पार्श्विक हिमोड़ आपस में मिलेंगे तो इसका जो आकार होगा इसकी तुलना में क्या होगा, बड़ा होगा। और जब दो हिमनदों के मिलने से दोनों के पार्श्व पर जो हिमोड़ विकसित हो गया उस हिमोड़ को क्या कहोगे, मध्यस्थ हिमोड़। ये क्या कहलाएगा, मध्यस्थ हिमोड़। तो दो हिमनदों के बीच में विकसित होने वाला हिमोड़ क्या कहलाता है,
मध्यस्थ हिमोड़। अब चूंकि हिमनद गतिशील हो रहा है और उसके सम्मुख भाग पर जो अवसाद गतिशील हो रहे हैं, वो जब किसी स्थान पर हिमनद का अवसान होगा तो उसके सम्मुख भाग पर ही उन अवसादों का क्या हो जाएगा, ढेर विकसित हो जाएगा। लेकिन ये जो ढेर विकसित होगा ये कैसा होता है, घोड़े के नाल के समान। कैसा होगा, घोड़े के नाल के समान। और हिमनद के अग्रमुख पर विकसित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, अंतस्थ हिमोड़। ये क्या कहलाता है, अंतस्थ हिमोड़। और अंतस्थ हिमोड़ की जो आकृति होती है ये कैसी होती है, घोड़े की नाल के समान। किसके समान, घोड़े की नाल के समान। और फिर जो बचा खुचा अवसाद है वो जब इससे आगे वाले भाग में जाकर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, तो इस हिमोड़ को क्या कहा जाता है, इसे बोला जाता है स्ट्रेडियल हिमोड़। क्या कहा जाता है, स्ट्रेडियल हिमोड़। तो सबसे पहले तो यदि किनारों पर विकसित हो रहा है तो किनारों पर बनने वाला तो क्या कहलाएगा, पार्श्विक हिमोड़। ठीक है, पार्श्विक हिमोड़ किनारों पर कैसी आकृति में बनता है, ये बनता है समानांतर। कैसे बनेगा, तो समानांतर जो किनारों पर विकसित हो गया वो तो क्या है, हिमोड़ पार्श्विक। ठीक है, यदि कहां पर बन गया, हिमनद के तल बोल दो या फिर बोल सकते हैं पैंदे पर निर्मित जो हिमोड़ होता है उसे क्या कहा जाता है, तलस्थ हिमोड़। यदि जनरली अपन सीधा बोल दे क्या, दो हिमनदों के कहां पर बनेगा, मध्यवर्ती भाग में पार्श्वों के मिलने पर। मध्यवर्ती भाग में जब दो हिमनदों के पार्श्व किनारे क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, तो कौन सा बनेगा आपका, ठीक है। अंतस्थ हिमोड़ कहां बनेगा, अंतस्थ हिमोड़ बनेगा हिमनद के कौन से भाग पर, अग्र भाग पर। ठीक है, और स्टेडियल हिमोड़ कहां पर बनेगा, ये बन जाएगा आपका कहां पर, हिमनद के सम्मुख भाग। कहां पर बन जाएगा, सम्मुख। और साथ में बोल सकते हो सम्मुख, लेकिन सम्मुख में भी क्या, सबसे आगे। सम्मुख भाग में सबसे आगे जो हिमोड़ तैयार होता है वो क्या कहलाएगा आपका, स्टेडियल हिमोड़। तो ये आपकी आकृति कौन सी हो गई, हिमोड़। और हिमोड़ की परिभाषा क्या बताओगे, हिमनद के द्वारा लाए गए अवसादों का जमा। अब उन अवसादों में ग्लेशियल ड्रिफ्ट को शामिल किया जाता है। ग्लेशियल ड्रिफ्ट में किसको शामिल किया जाएगा, महीन से लेकर मोटे आकार के अवसादों का सम्मिलित जमाव, जिसमें कंकड़, पत्थर, बजरी, बालू, सिल्ट और क्ले। तो सबसे पहली आकृति जो हिमनद के द्वारा बनती है निक्षेपण की क्रिया से, वो स्थलाकृति कौन सी बनती है, हिमोड़। और हिमोड़ का ही अपन ने दूसरा नाम क्या बोला है, मोरेन बोला है। ठीक है, क्या कहा है, मोरेन बोला है। ठीक है, चलो पहले लिखो इसमें थोड़ा सा। सबसे पहले हेडिंग डालना, हिमनद के द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। हिमनद के द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। हिमनद के द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। और पहले सामने सीधा डैश लगा के लिखो। आवश्यक दशाएं, आवश्यक दशाएं, आवश्यक दशाएं। और आवश्यक दशाओं में पहले लिखो मार्ग में अवरोध, मार्ग में अवरोध, मार्ग में अवरोध उत्पन्न होना, मार्ग में अवरोध उत्पन्न होना, अवरोध उत्पन्न होना। सेकंड, तापमान में वृद्धि होना, तापमान में वृद्धि होना, तापमान में वृद्धि होना। नेक्स्ट, हिमनद का अवसान होना, हिमनद का अवसान होना, हिमनद का अवसान होना।
और नेक्स्ट गतिशील, गतिशील अवसादों का जमाव, गतिशील अवसादों का जमाव, गतिशील अवसादों का जमाव। ठीक है, नेक्स्ट अगली लाइन लिखो। हिमनद के द्वारा, हिमनद के द्वारा, हिमनद के द्वारा, हिमनद के द्वारा गतिशील, हिमनद के द्वारा गतिशील कंकड़ पत्थर, गतिशील कंकड़ पत्थर, गतिशील कंकड़ पत्थर, बजरी बालू, कंकड़ पत्थर बजरी बालू, बजरी बालू, सिल्ट व क्ले, सिल्ट व क्ले, सिल्ट व क्ले को सम्मिलित रूप से, सिल्ट व क्ले को सम्मिलित रूप से, सम्मिलित रूप से ग्लेशियल ड्रिफ्ट की संज्ञा दी जाती है, 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 ग्लेशियल ड्रिफ्ट की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट अगली लाइन लिखो। हिमनद द्वारा निर्मित, हिमनद द्वारा निर्मित, निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। और दो वर्ग के आगे एक तरफ हिमनद लिख दो और एक तरफ जलोढ़ प्लस हिमनद, दोनों लिख दो साथ, एक तरफ हिमनद और एक तरफ जलोढ़ प्लस हिमनद, जलोढ़ प्लस हिमनद। क्या फर्स्ट में क्या लिखना है, पहले एक तरफ हिमनद आ जाएगा, उसमें हिमोड व मोरिन आ जाएगा पहला तो, और उसके साथ आ जाएगा दूसरा ड्रमलिन, ड्रमलिन, और अपोजिट साइड जलोढ़ प्लस हिमनद दोनों में सम्मिलित रूप से आ जाएगा एस्कर टिल केम केटिल हमक नौबोर हिमदोत मैदान। टिल, एस्कर टिल केम केटिल हमक नौब हिमदोत मैदान। लिख दिए। सबसे पहले लिखो हिमोड, पहली स्थलाकृति हिमोड, हिमोड। सबसे पहले एक लाइन लिखो इसमें डैश लगा के सामने, हिमोड ओब्लिक मोरियन, दोनों ही कर देना साथ, हिमोड ओब्लिक मोरियन, हिमोड ओब्लिक मोरियन। ठीक है, डैश लगा के लिखो। हिमनद के साथ, हिमनद के साथ
गतिशील, हिमनद के साथ गतिशील। ग्लेशियल ड्रिफ्ट, हिमनद के साथ गतिशील ग्लेशियल ड्रिफ्ट, ग्लेशियल ड्रिफ्ट। के जमाव से निर्मित स्थलाकृति, के जमाव से निर्मित स्थलाकृति, के जमाव से निर्मित स्थलाकृति जिसमें टिल की प्रधानता पाई जाती है, जिसमें टिल की प्रधानता पाई जाती है, टिल की प्रधानता पाई जाती है, टिल की प्रधानता पाई जाती है। हिमोड ओब्लिक मोरेन कहलाता है, 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 हिमोड ओब्लिक मोरेन कहलाता है। ठीक है, नीचे लिखो हिमोड के प्रकार, हिमोड के प्रकार, हिमोड के प्रकार। और इसके आगे फिर ये डायग्राम बना दो। बन गया।
बन गया सभी का? तो हिमनद के द्वारा लाए गए अवसादों का जमाव क्या कहलाएगा? हिमोड या मोरिन, जिसमें प्रधानता किसकी होती है? टिल। टिल अपन बोलते हैं सम्मिलित रूप से, जो अपन ने बोले थे ना सारे ग्लेशियल ड्रिफ्ट, जिसमें महीन आकार से मोटे आकार के समस्त अवसादों को सम्मिलित रूप से जो अवर्गीकृत रूप से जमा होते हैं, अवर्गीकृत मतलब जिसमें महीन अलग नहीं होते और मोटे अलग नहीं होते, सभी का क्या होता है? मिश्रण होता है, उन सम्मिलित पदार्थों को क्या कहा जाता है? टिल कहा जाता है। और जिसमें टिल की प्रधानता होती है वो स्थलाकृति क्या कहलाएगी? हिमोड या मोरियन। अब निर्माण के आधार पर इसे अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया। यदि कोई हिमोड कहाँ बन रहा है? हिमनद के पार्श्व यानी किनारे पर बन रहा है, उसके समानांतर रूप में बन रहा है, तो फिर वो क्या कहलाएगा? पार्श्विक हिमोड। यदि हिमोड का जमाव कहाँ पर हो रहा है? हिमनद के तल या पैंदे पर हो रहा है, तो फिर वो क्या कहलाएगा? तलस्थ हिमोड। यदि हिमोड का जमाव दो हिमनदों के पार्श्व के मिलन स्थल, यानी जहां पर दो हिमनदों का क्या हो रहा है? मिलन हो रहा है, उनके किनारों पर यदि दो पार्श्विक हिमोड आपस में मिल गए, तो फिर क्या बनाएगा? मध्यस्थ हिमोड। यदि हिमोड का जमाव हिमनद के अग्र भाग पर हो रहा है, सामने वाले भाग पर, तो फिर वो क्या कहलाएगा? अंतस्थ हिमोड कहलाएगा, जिसकी आकृति कैसी होती है? घोड़े के नाल के समान। और उसके अग्र भाग पर जो बनता है वो क्या कहलाता है? स्ट्रेडियल हिमोड कहलाता है। तो ये पहली आकृति कौन सी? हिमोड। अगली डालो ड्रमलिन। दूसरी स्थलाकृति लिखो ड्रमलिन। ठीक है, ड्रमलिन। पहली बात तो दो नाम है इसके, या तो ड्रमलिन बोल दो, या अंडों की टोकरी नुमा, या फिर बास्केट टोपोग्राफी। डायग्राम बना दो पहले साथ।
बन गया। अरे भाई, दूसरी स्थलाकृति जो बनाएगा हिमनद निक्षेपण की क्रिया से, कौन सी बनेगी? ड्रमलिन। सबसे पहले अपन बात करें ड्रमलिन बनेगा कैसे। तो हिमनद जैसे ही गतिशील होकर आया और किसी स्थान पर हिमनद का क्या हो गया? अवसान। तो हिमनद के सम्मुख भाग पर, जिन्हें अपन ने बोला अंतस्तिमोड या स्ट्रेडियल हिमोड, उसका क्या लग जाएगा? टिल का ये ढेर जमा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब जैसे ही एक बार ढेर जमा हुआ, अगली बार जब हिमनद ज्यादा गतिशील होगा, आगे की ओर जाएगा, तो इसके ऊपर से गतिशील हो जाएगा ऊपर, और इसके ऊपर से जब गतिशील होगा तो पहले जो टिल का ढेर लगा हुआ था, मतलब हिमोड का जो ढेर बन गया था, उस ढेर के ऊपर से जब गुजरेगा तो उस ढेर को क्या कर देगा? फैला देगा। ठीक है। और उसके ऊपर अपने साथ लाए हुए और हिमोड का क्या कर जाएगा? जमाव कर जाएगा, जिससे उसकी आधार या फिर उसकी जो ऊंचाई है पहले की तुलना में थोड़ी क्या हो जाएगी? ऊपर आ जाएगी। अगली बार जब आएगा फिर उसके ऊपर से जब गुजरेगा तो थोड़ा उसको और फैला जाएगा, और उसके ऊपर क्या कर जाएगा? अवसादों का जमाव। तो लगातार इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होने के परिणामस्वरूप एक समय ऐसी आकृति बन जाती है जो दिखने में कैसी दिखाई देगी आपको? उल्टी नौका। किसके समान दिखाई देती है? उल्टी नौका। या फिर कैसा दिखाई देगा? आधे कटे अंडे के समान। या तो उल्टी नौका, नौका को यदि आप इसको सीधा करोगे नौका के समान दिखाई देगी, या फिर अंडा जो होता है उसका दो भाग कर दो और आधा भाग जब आप रखोगे तो फिर वो कैसा दिखाई देगा आपको? ड्रमलिन के सदृश। तो इस प्रकार जब हिमनद के द्वारा लाए गए हिमोड का जमाव होता है, जो कैसा दिख रहा है आपको? उल्टी नौका या फिर आधे कटे अंडे के समान, वो स्थलाकृति क्या कहलाती है? ड्रमलिन कहलाती है। या फिर इसे अंडों की टोकरी नुमा बोल दो, या फिर बोल दो बास्केट टोपोग्राफी। विशेष बात याद रखना, ड्रमलिन का उपयोग जो होता है, पहला तो होता है हिमनद की प्रवाह दिशा की जानकारी देगा। किसकी जानकारी देगा? हिमनद की प्रवाह दिशा की, कि भाई हिमनद गतिशील कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में हो रहा है। यदि आपने हिमनद को गतिशील होते हुए नहीं देखा है, लेकिन यदि ड्रमलिन आपके सामने है, तो उस ड्रमलिन के दोनों किनारों को देखकर आप ये बता दोगे कि भाई हिमनद की दिशा क्या रही है, कौन सी दिशा में गया है। देखा होगा ना कई बार आप बोल देते हो खोज देख के भाई हाँ उन गई उसे, कि भाई जैसे अनीता है घर पे दिखाई नहीं दे रही, तो घर वालों को पता है भाई अनीता के पाँव कितने के, और उन चिन्हों को देख के कि भाई गई तो ठेने से लेकिन कटे गई से बता कौन गई है कि नहीं। तो उसी प्रकार हिम ड्रमलिन की दोनों किनारों को देखकर अपन किसकी दिशा की जानकारी दे सकते हैं? हिमनद के प्रवाह की दिशा। कैसे दे सकते हैं? ड्रमलिन का जो सम्मुख भाग, यानी जिधर से हिमनद आ रहा है, ठीक है, वो भाग जो होता है वो कैसा ढाल वाला होता है? तीव्र ढाल। जिस दिशा से हिमनद आएगा उस दिशा में ड्रमलिन का जो ढाल होता है वो कैसा होता है? तीव्र ढाल। और तीव्र ढाल वाला ये भाग जो है ये कहलाता क्या है? स्टोस। क्या कहलाएगा? स्टोस। तो ड्रमलिन का हिमनद के सम्मुख भाग को क्या कहा जाता है? स्टोस। जबकि ड्रमलिन का जो विपरीत भाग है, जिधर से हिमनद उतर के जा रहा है, उधर ढाल कैसा होता है? मंद होता है। तो जिधर तीव्र होगा आप बता दो उधर से हिमनद आया था, और जिधर ढाल क्या होगा? मंद, उसका पता चल जाएगा हिमनद इस दिशा में आगे गतिशील हुआ है। अब जब हिमनद आगे गतिशील नहीं होगा इसके ऊपर, तो फिर ये जो स्थलाकृति है, मतलब ये जो सेडिमेंट्स या जो अवसाद है, ये सारे क्या कर लेंगे? ठोस रूप धारण कर लेंगे, और ये भाग समीपी तल से क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। और जैसे समीपी तल से ऊपर आएगा तो फिर आप इसका जो उपयोग है वो किसमें करोगे? आवास निर्माण में। तो हिमानी क्षेत्रों के अंतर्गत ड्रमलिन जो स्थलाकृति है ये किस उपयोग में आती है? ये आती है आवास के निर्माण करने में। तो पहली बात तो भाई समीपी तल से ऊपर की ओर उठा हुआ भाग है, तो जब हिमावरण होगा तो इसके तो नीचे होगा, इसके ऊपर भी होगा तो वहां पर हिम की परत क्या रहेगी? पतली रहेगी। ठीक है। अब आप यदि इसके ऊपर अपना आवास बनाते हो तो आवास बनाने पर क्या होगा? ये भाग जो है ये समीपी तल से ऑलरेडी क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। लेकिन यदि गलती से मौसम बोले मैं तो घर यहीं पे बना लूं, समीपी तल से क्या है? नीचे की ओर दसा हुआ भाग है, और इसमें क्या बना लिया? मौसम ने अपना आवास बना लिया, और हिमावरण कभी ज्यादा हो गया, नेटवर्क भी नहीं आएगा वहां, है कि नहीं।
तो ऐसी कंडीशन में आवास जो है हिमानी क्षेत्रों में कहां पर बनाए जाते हैं? मैक्सिमम ड्रमलीन स्थलाकृतियों के ऊपर बनाए जाते हैं। तो किस काम में आ जाते हैं? आवास के निर्माण करने में। ओके, ठीक है। ये स्थलाकृति हो गई अपनी कौन सी? ड्रमलीन। चलो लिखो इसको। हिमनद द्वारा हिमनद द्वारा हिमनद द्वारा लाए गए हिमनद द्वारा लाए गए हिमोड़ के सम्मुख भाग पर जमाव होने हिमोड़ के सम्मुख भाग पर जमाव होने तथा हिमनद की गतिशीलता के प्रभाव से हिमनद की गतिशीलता के प्रभाव से हिमनद की गतिशीलता के प्रभाव से इन्हें संशोधित कर व टिल के निरंतर जमाव से निर्मित उल्टी नौका ओब्लिक आधे कटे अंडे के समान निर्मित स्थलाकृति ड्रमलीन कहलाती है। अगली लाइन, यह हिमनद के प्रवाह दिशा की जानकारी प्रदान करती है। इसका हिमनद सम्मुख भाग तीव्र ढाल कोष्टक में लिख दो स्टोस। ये तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाएगा? स्टोस कहलाएगा। सम्मुख भाग तीव्र ढाल व विपरीत भाग मंद ढाल से युक्त होता है। विपरीत भाग मंद ढाल से युक्त होता है। और अगली लाइन लिख दो, इसका उपयोग हिमानी क्षेत्रों में अधिवासों के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग हिमानी क्षेत्रों में अधिवासों के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग हिमानी क्षेत्रों में अधिवासों के निर्माण में किया जाता है। अधिवासों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, अगली लिखो एस्कर।
पहले डायग्राम बना दो। बन गया है। हाँ, सर्पिलाकार कटक ही तो है, तो सर्प के समान ही बनेगी आकृति तो। इसी में जब बीच बीच में यदि एस करके मध्यवर्ती भाग में यदि कोई टिल बन जाता है, ठीक है, जिन्हें अपन बोल सकते हैं अवसादों का ढेर, तो फिर वो मालाकार एस कर दिखाई देता है। बन गया। बन गया सभी का, ठीक है। सबसे पहले तो जिस प्रकार से हिमनद के द्वारा लाए गए जो हिमोड़ या जो अवसाद है, यदि उन अवसादों का जमाव यदि कैसा हो रहा है, उल्टी नौका के समान, तो वो तो क्या हो गई, ड्रमलिन। लेकिन हिमनद के साथ गतिशील होने वाली जो हिमोड़ है, यदि उन हिमोड़ों का जमाव, एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं पार्श्विक हिमोड़ जो बनता है, ठीक है, उस पार्श्विक हिमोड़ का लगातार क्या होने, विस्तार होने, या फिर हिमोड़ के किनारे पर अवसादों का जमाव होने से जब एक क्या बन जाता है, सर्पिलाकार कटक, यानी हिमोड़ का जमाव इस प्रकार से हो कि उसके जमाव होने से जैसे नदी क्या बनाती है, प्राकृतिक तटबंध बनाती है, ठीक है, तो उसी प्राकृतिक तटबंधों के सदृश्य जब हिमनद के पास में यदि वैसी आकृति बनती है हिमोड़ के जमाव से, तो वो सर्पिलाकार आकृति क्या कहलाती है, एस्कर या मृद कटक के नाम से जानी जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई जैसे हिमनद गतिशील होता हुआ आ रहा है, और हिमनद के गतिशील होते आने पर जैसे मध्यवर्ती भाग में आने पर हिमनद का क्या हो गया, अवसान हो गया, तो हिमनद के साथ आए हुए जो हिमोड़ है या जो अवसाद है उनका वहीं पर क्या हो जाएगा, ढेर हो जाएगा, ठीक है। अगली बार जाएगा तो बीच में दूसरे स्थान पर ढेर हो सकता है, तो जब हिम एस्कर के बीच में ही टिल्का क्या हो जाए, जमाव हो जाए, तो टिल्का जमाव होने पर वो एस्कर मतलब सर्पिलाकार कटक आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे भाई किसी धागे में कोई मोती पिरोए गए हो, तो इस कारण से उस एस्कर को क्या कहा जाता है, मालाकार एस्कर। अब जब अपन ने बोला था पीछे जो ड्रमलिन है वो तो किस काम में आ रही है, आवास या अधिवासों का निर्माण करने में उपयोग आती है। उसी प्रकार यदि हिमानी क्षेत्रों में एस्कर का निर्माण हो जाता है तो सर्पिलाकार घटक है, और समीपी तल से क्या है, ऊपर की ओर उठे, और दूसरी बात रेखीय रूप में बने हुए, लंबवत रूप में, तो इनका जो उपयोग आप करोगे वो किसमें करोगे, आप कर लोगे इनका उपयोग परिवहन मार्गों में। तो हिमानी क्षेत्रों में परिवहन मार्गों के निर्माण में कौन सी स्थलाकृति का उपयोग किया जाता है, एस्कर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी भाग समीपी तल से ऊपर है,
इस पर आपको समतलीकरण करना है, कंक्रीट बिछानी है और सीधा सा फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी, सड़क आप बना सकते हो। या फिर यदि आपको रेल लाइन बिछानी है तो समतल करके रेल लाइन बिछा दो, क्योंकि कंक्रीट वगैरह तो जमा ही है ऑलरेडी। तो इस कारण से परिवहन मार्गों का जो निर्माण है हिमानी क्षेत्रों में वो कौन सी स्थलाकृति के ऊपर किया जाता है, मृद घटक या एस्कर के ऊपर किया जाता है। चलो लिखो इसको। हिमानी द्वारा लाए गए हिमानी द्वारा लाए गए अवसादों हिमानी द्वारा लाए गए अवसादों हिमानी द्वारा लाए गए अवसादों का जमाव हिमानी द्वारा लाए गए अवसादों का जमाव लाए गए अवसादों का जमाव जब रेखीय रूप में जब रेखीय रूप में रेखीय रूप में सर्पिलाकार कटक के सदृश्य रेखीय रूप में सर्पिलाकार कटक के सदृश्य सर्पिलाकार कटक के सदृश्य कटक के सदृश्य हो जाता है सर्पिलाकार कटक के सदृश्य हो जाता है मृद कटक या एस्कर कहलाता है मृद कटक या एस्कर कहलाता है कहलाती है कर दो मृद कटक या एस्कर कहलाती है। नेक्स्ट अगली लाइन, जब एस्कर के मध्यवर्ती भाग में एस्कर के मध्यवर्ती भाग में मध्यवर्ती भाग में मध्यवर्ती भाग में टिल का जमाव हो जाता है मध्यवर्ती भाग में टिल का जमाव हो जाता है टिल का जमाव हो जाता है टिल का जमाव हो जाता है जिससे जिससे एस्कर जिससे एस्कर धागे में एस्कर धागे में पिरोए गए मोतियों धागे में पिरोए गए मोतियों की माला के सदृश्य पिरोए गए मोतियों की माला के सदृश्य दिखाई देता है माला के सदृश्य दिखाई देता है मालाकार एस्कर कहलाता है मालाकार एस्कर कहलाता है मालाकार एस्कर कहलाता है मालाकार एस्कर कहलाता है। अगली लाइन लिखो, हिमानी क्षेत्रों में हिमानी क्षेत्रों में हिमानी क्षेत्रों में इसका उपयोग हिमानी क्षेत्रों में इसका उपयोग परिवहन मार्गों कोष्टक में लिख दो सड़क व रेल मार्ग परिवहन मार्गों के निर्माण में किया जाता है परिवहन मार्गों के निर्माण में किया जाता है परिवहन मार्गों के निर्माण में किया जाता है परिवहन मार्गों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है,
ठीक है। अब छोटी छोटी स्थलाकृतियां हैं। सबसे पहला तो होता है कौन सा, टिल। टिल की यदि अपन बात करें तो इसे अपन क्या बोलेंगे, अवर्गीकृत निक्षेप। टिल क्या है, अवर्गीकृत निक्षेप। अवर्गीकृत निक्षेप किसका, सीधा बोल दो, कंकड़, पत्थर, बजरी, बालू, सिल्ट और क्ले, सभी को सम्मिलित रूप से इकट्ठा करके डाल दे कोने में, क्या बन जाएगा, टिल। जिसमें सिल्ट भी है, क्ले भी है, कंकड़ पत्थर बजरी बालू सारे ही है। मतलब मोटे आकार से लेके महीन आकार तक सारे अवसादों का क्या हो जाएगा, सम्मिलित जमाव, क्या कहलाता है, टिल कहलाता है। ठीक है, तो हिमनद के द्वारा लाए गए अवसादों का क्या, अवर्गीकृत निक्षेप, क्या कहलाता है, टिल। दूसरा होता है क्या, केम या केम वेदिका। ठीक है, सीधा बोल दो, टिल के सदृश्य, टिल के सदृश्य, लेकिन आकार थोड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है तो टिल के सदृश मतलब पदार्थ तो वही है लेकिन आकार में क्या जाएगा, अंतर, तो उसे क्या बोलोगे आप, केम या केम वेदिका। केटिल, केम या टिल के विपरीत क्या है, एक गर्त है, और गर्त कब बनेगा, जब क्या हो जाए, हिमनद के या तो बोल दो अवसान या फिर बोल दो दशा। हिमनद समीपी तल से क्या हो गया, या तो नीचे की ओर बैठ गया, या फिर हिमनद का क्या हो गया, अवसान। तो जो निम्न भूमि है वो एक आपको गर्त के रूप में दिखाई देने लग जाएगी, तो उसे क्या कहा जाता है, केटिल या केटिल गर्त कहा जाता है। ठीक है, अब जब हिमनद का अवसान हो रहा है तो हिमनद के साथ लाए हुए जो अवसाद है, टिल बोल दो या हिमोड़ बोल दो, वो भी तो वही गर्त में मिलेंगे आपको, और उन गर्तों के अंतर्गत जब हिमोड़ का जमाव क्या हो जाए, टिल के सदृश्य, लेकिन एक आधी संख्या में के अधिक संख्या में, और वो भी पास पास, जैसे बचपन में वो खेल खेले होंगे मिट्टी इकट्ठी करके, कुड़ी बना बना के, है कि नहीं, छुपन छुपाई की जैसे, मौसम जैसे मैक्सिमम जीते होंगे उस कंडीशन में, है कि नहीं, क्योंकि यदि बना के और उनके ऊपर ही बैठ के भाई हाँ ढूंढाओ भाई तो भी जीत जाएंगे, है कि नहीं, तो सीधा क्या बोल देंगे इसकी परिभाषा, केटिल के तल पर किसका जमा हो जाएगा, टिल का जमाव, केटिल के तल पर किसका जमाव हो जाएगा, टिल का जमाव, क्या कहलाएगा, मतलब केटिल तो एक प्रकार का क्या है, गर्त, उसी केटिल के तल पर यदि हिमनद के द्वारा लाए गए अवसादों का टिल के सदृश क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है, तो वो जमाव क्या कहलाता है, हमक कहलाता है। एक होती है क्या, नोब, नोब किसे कहेंगे, एक अपन नदी की अवनालिका अपर्दन क्रिया के अंतर्गत घर्षित भूमि जो असमतल व उबड़ खाबड़ होती है, क्या नाम देते हैं उसे, नदी में, जिसके लिए चंबल नदी विश्व विख्यात है, बीहड़ या बेडलैंड टोपोग्राफी या रेवाइन, या फिर बोल दो हिंदी में उत्खात भूमि। ठीक है, तो उसी प्रकार जब हिमानी क्षेत्रों में, हिमानी क्षेत्रों में हिमनद द्वारा निर्मित उत्खात भूमि क्या कहलाएगी, नोब कहलाएगी। हिमनदीय क्षेत्रों में, हिमानी क्षेत्रों में हिमनद के द्वारा जो निर्मित असमतल या जो उबड़ खाबड़ भूमि होती है, उस उबड़ खाबड़ भूमि को अपन क्या बोलते हैं, उत्खात भूमि। तो उस उत्खात भूमि को हिमानी के कार्य में क्या नाम दे दिया जाता है, नोब। तो उधर तो बीहड़ बोल दो या इधर क्या बोल दो, नोब, दोनों सेम कंडीशन है। तो असमतल या उबड़ खाबड़ भूमि क्या कहलाती है, नोब कहलाती है। और लास्ट में कौन सा बनेगा, हिमधोत, हिमानी धोत या आउटवाश। ठीक है,
ये इस प्रकार से हिमनद गतिशील होकर आया और सम्मुख भाग के ऊपर कौन सा हिमोड़ बनेगा? अंतस्थ हिमोड़। अंतस्थ हिमोड़ बन गया मतलब यहाँ पर टिल का ढेर लग चुका है। अब टिल के ढेर में ऐसे तो नहीं भाई सारे मोटे आकार के अवसाद है, मोटे आकार के अवसाद हो तो उनमें तो पारगम्यता अधिक पाई जाती है, और पारगम्यता अधिक होगी तो जल क्या हो जाएगा? नीचे से निकल जाएगा। लेकिन मोटे के साथ महीन भी तो है बीच बीच में, और जब मोटे के साथ महीन होते हैं तो सभी क्या होते हैं? संगठित होते हैं, और जब सारे संगठित होंगे तो सीधी सी बात है जल उनको पार करके आगे नहीं जा पाएगा। जब आगे नहीं जा पाएगा तो जल पीछे ही क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा, और जल इस टिलके या हिमोड़ के पीछे भरना या इकट्ठा होना क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। कब तक इकट्ठा होगा भाई? जब तक कि टिलके ढेर के इसका तल ऊपर नहीं आ जाता। जब तक टिलके बराबर रहेगा तब तक तो इसके पीछे रहेगा। जैसे अपन बांध वगैरह की बात करते हैं, या फिर छोटे आजकल जो साइफन वगैरह है, जो छोटे एनिकट बनने लगे, उन एनिकटों की जो दीवार होती है उस दीवार के बराबर जब तक पानी आता है तब तक तो पीछे रहेगा, और जैसे ही जल की मात्रा उस दीवार के थोड़ी सी भी ऊपर हो जाती है तो पानी दीवार के ऊपर से, जिसे अपन बोलते हैं चादर चलने लग गई। ठीक है, तो उसी प्रकार की स्थिति जब कहां पर बन जाए? हिमानी क्षेत्रों में। तो ये जो अंतस्थ हिमोड़ है, इस अंतस्थ हिमोड़ के तल के, ये इसका जो शीर्ष भाग है, उस शीर्ष भाग के ऊपर से जैसे ही जल की मात्रा ऊपर आएगी, मतलब जल का तल ऊपर आएगा। अब जल का तल ऊपर आते ऐसे थोड़े एक धारा के रूप में आएगा, पूरी परत के रूप में आएगा, और जब जल परत के रूप में आएगा तो ये जो अंतस्थ हिमोड़ के मतलब ये जो टिलके जमा होते, इन पदार्थों को दोनों किनारों पर क्या कर देगा? फैला देगा सामने, और फैलाकर जल इसके ऊपर से क्या हो जाएगा? आगे गतिशील हो जाएगा। तो इस अंतस्थ मोड़ के सामने ये जो भाग बना, ये कैसी बनी? समतल सतह। कैसी सतह बन गई? समतल सतह का क्या हो गया? निर्माण। इस समतल सतह को अपन ने क्या कहा है? आउटवाश या फिर हिमानी धोत मैदान के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो कौन सा था? टिल। हिमनद के द्वारा लाए गए हिमोड़ या अवसादों का अवर्गीकृत जमाव, जिसमें महीन से मोटे तक सारे मिश्रित रूप में पाए जाते हैं, क्या कहलाएगा? टिल। टिल का बड़ा रूप क्या कहलाता है? केम या केम वेदिका। केम वेदिका के विपरीत क्या होता है? केटिल एक गर्त होता है जो हिमनद के अवसान या दशाओं पर निर्मित होता है। केटिल के तल पर यदि अवसादों का जमाव टिल के सदृश्य हो जाए तो फिर वो क्या कहलाएगा? हमक। नोब क्या है? हिमनद के मार्ग में या हिमनदीय क्षेत्रों में निर्मित उत्खात या असमतल या उबड़ खाबड़ भूमि क्या कहलाती है? नोब कहलाती है। और हिमानी धोत मैदान क्या है? हिमनद के अग्रभाग पर, हिमनद के अवसान पर प्राप्त जल के द्वारा चादरी या प्रदन से जब अवसादों का उसके सम्मुख भाग पर समतल सतह के रूप में क्या कर दिया जाता है? जमाव कर दिया जाता है, और वो समतल सतह क्या कहलाएगी? हिमानी धोत मैदान या आउटवाश के नाम से जाना जाता है। ये हो गई अपनी हिमनद की इस्लाह करते हैं। चलो नोट करो, नोब तक तो ऐसे कैसे कर दो।
उतार दिए क्या? उतार दिए। लास्ट वाले में आगे हिमानीदोत मैदान या आउटवाश, और इसके सामने डैश लगा के लिखो, आउटवाश के सामने ना। जब हिमनद का अवसान होने, जब हिमनद का अवसान होने, हिमनद का अवसान होने पर सम्मुख भाग, हिमनद का अवसान होने पर सम्मुख भाग, अवसान होने पर सम्मुख भाग पर हिमोड़ के एकत्रण, सम्मुख भाग पर हिमोड़ के एकत्रण, हिमोड़ के एकत्रण, हिमोड़ के एकत्रण के परिणाम स्वरूप, हिमोड़ के एकत्रण के परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप पश्च भाग में, पश्च भाग में जल का एकत्रण हो जाता है, पश्च भाग में जल का एकत्रण हो जाता है, जल का एकत्रण हो जाता है, जल का एकत्रण हो जाता है तथा जल की मात्रा में वृद्धि होने, जल की मात्रा में वृद्धि होने, जल की मात्रा में वृद्धि होने, जल की मात्रा में वृद्धि होने पर जल चादरीय रूप से, वृद्धि होने पर जल चादरीय रूप से, चादरीय रूप से, चादरीय रूप से हिमोड़ के ऊपर से, हिमोड़ के ऊपर से गतिशील होता है, हिमोड़ के ऊपर से गतिशील होता है, हिमोड़ के ऊपर से गतिशील होता है, ऊपर से गतिशील होता है जिससे अवसादों को सम्मुख भाग पर, अवसादों को सम्मुख भाग पर, सम्मुख भाग पर जमा कर, अवसादों को सम्मुख भाग पर जमा कर एक समतल सतह का, सम्मुख भाग पर जमा कर एक समतल सतह का, समतल सतह का निर्माण करता है, समतल सतह का निर्माण करता है जिसे हिमानीदोत मैदान ओब्लिक आउटवाश की संज्ञा दी जाती है, हिमानीदोत मैदान ओब्लिक आउटवाश की संज्ञा दी जाती है, हिमानीदोत मैदान ओब्लिक आउटवाश की संज्ञा दी जाती है, आउटवाश की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। अब इसी में हिमानी से संदर्भ में कुछ थोड़ा सा और बच जाता है जिसे अपन बोलते हैं परिहिमानी स्थलाकृतियां, परिहिमानी स्थलाकृति। ठीक है। सबसे पहली बात तो परिहिमानी किसे कहेंगे भाई? इसे अपन बोल सकते हैं हिमनद का समीपवर्ती भाग, हिमनद का कौन सा? समीपवर्ती भाग। क्या हो गया? फोन थोड़ी आ गया। परिहिमानी हिमनद का समीपवर्ती भाग। ठीक है। छोटे बच्चों की यही समस्या रहती है। हिमनद का कौन सा भाग? समीपवर्ती भाग, जहां पर हिमनदों का पूर्णतया विकास नहीं हो पाता है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? परिहिमानी क्षेत्र कहलाता है। सभी पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव दिखाई दे रहा है क्या?
अभी तो परिवर्तित भी नहीं हुई है। तभी कहते हैं बड़े बुजुर्ग भाई कपड़े वगैरह पहन के रहना चाहिए व्यक्ति को, है कि नहीं। दूसरी बात आपसे पूछेगा, ये जो परिहिमानी शब्द है दिया किसने भाई, ठीक है। तो परिहिमानी शब्द देने वाला व्यक्ति था कौन सा, लोजिंस्की, या लुजिंस्की भी मिल जाता है कई जगह, लोजिंस्की याद रख लेना आप। तो देने का कार्य किया था 1909 में, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो परिहिमानी क्या है, हिमनद या हिमानी का समीपवर्ती भाग, जहां पर हिमनदों का पूर्णतः विकास से नहीं हो पाता है, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, परिहिमानी क्षेत्र कहलाता है। परिहिमानी क्षेत्र शब्द का जो प्रयोग है वो प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन है, लोजिंस्की है। कब किया, 1909 में, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक शब्द आता है, उस शब्द को अपन बोलते हैं क्या, परमाफ्रोस्ट। कौन सा शब्द है, परमाफ्रोस्ट। परमाफ्रोस्ट किसे कहते हैं, सीधा सा बोल दो, लंबे समय तक निम्न तापमान, और निम्न तापमान का मतलब होता है किससे, हिमांक बिंदु। लंबे समय तक निम्न तापमान से युक्त भूमि जो होती है, युक्त भूमि जो होती है, उस भूमि को क्या कहा जाता है, परमाफ्रोस्ट। यानी कि जनरली अपन बोल सकते हैं परमाफ्रोस्ट कैसा होता है, एक हिम मंडित क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है, हिम मंडित क्षेत्र। यानी जब तापमान लंबे समय तक यदि हिमांक बिंदु के आसपास या उससे कम रहेगा, तो सीधी सी बात है भूमि के अंदर जो नमी विद्यमान है, वो नमी जो है द्रव अवस्था की बजाय कौन सी अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी, ठोस अवस्था में, हिम कणों में परिवर्तित हो जाएगी। और जब आर्द्रता हिम कणों में परिवर्तित हो जाती है तो पूरी भूमि कैसी हो जाएगी, ठोस हो जाएगी, एक चट्टान के सदृश हो जाती है। उस ठोस भूमि को क्या कहा जाता है, परमाफ्रोस्ट, जो कहां पर मिलेगी अपन को, हिमानी क्षेत्रों के आसपास, ठीक है। दूसरी बात आपसे पूछेगा, परमाफ्रोस्ट शब्द दिया किसने भाई, प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन है, तो परमाफ्रोस्ट देने वाला व्यक्ति कौन है भाई, मूलर। परिहिमानी तो लोजिंस्की, परमाफ्रोस्ट किसको याद रखना है, मूलर को। और इसमें याद रखना क्या, 1947, ठीक है। परिहिमानी तो लोजिंस्की, और परमाफ्रोस्ट जो शब्द है ये किसने दिया है, मूलर महोदय ने। अब बात करेंगे अपन कि ये जो परिहिमानी क्षेत्र होते हैं, इस परिहिमानी क्षेत्रों के अंतर्गत कुछ स्थलाकृतियां बन जाती है। जैसे अपन ने मरुस्थलों में पढ़ ली जल के कार्य, उनसे कुछ अलग बन जाती है। उसी प्रकार परिहिमानी क्षेत्रों में कुछ जो स्थलाकृतियां बनती है वो कौन कौन सी है, तो एक तो बनती है कौन सी, टॉलिक्स, एक तो कौन सी है, टॉलिक्स। एक आती है इसमें कौन सी, कॉन्जेली फ्रैक्शन। कौन सी आती है, कॉन्जेली फ्रैक्शन। एक कौन सी आती है, ग्रीका। क्या आती है, गिरिका। और गिरिका के अंतर्गत दो आती है, एक तो कौन आती है, भूगिरिका, एक तो कौन, भूगिरिका। और एक कौन आती है, सर्तण गिरिका। एक तो भूगिरिका और एक कौन आती है, सर्तण गिरिका। इसी में एक आ जाती है कौन, पल्सा। पल्सा के साथ एक आ जाती है कौन, पिंगो। और एक आ जाती है कौन, थर्मोक्रास्ट। परिहिमानी क्षेत्रों में जनरली नाम याद रख, पहला कार्य तो इजी में दिया जाएगा, तो सीधा सा पूछ लें इनमें से कौन सी स्थलाकृति परिहिमानी क्षेत्रों की है, ठीक है। तो कौन कौन सी आती है परिहिमानी क्षेत्रों में, टॉलिक्स, कॉन्जेली फ्रैक्शन, गिरिका। गिरिका में दो है, एक भूगिरिका और एक कौन सी, सर्तण गिरिका। एक पल्सा, एक पिंगो और एक थर्मोक्रास्ट। ये सारी जो स्थलाकृतियां हैं ये सारी कहां पर मिलेगी आपको, परिहिमानी क्षेत्रों में। टॉलिक्स किसे कहेंगे, सीधा बोल देना कि जो परिहिमानी क्षेत्र है, इस परिहिमानी क्षेत्र में हिम रहित क्षेत्र, परिहिमानी क्षेत्रों में
हिम रहित क्षेत्र कहाँ मिल सकता है? मध्य में मिल जाएगा। कहाँ पे? परिहिमानी क्षेत्रों के मध्यवर्ती भाग में कोई ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहां पर हिम आपको देखने को नहीं मिले। तो हिम से रहित जो क्षेत्र होगा, उस हिम से रहित क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? टॉलिक्स कहा जाएगा। कि भाई जैसे पूरा का पूरा ये परिहिमानी क्षेत्र है, अब उसमें हो सकता है बीच में एक आधा कोई ज्वालामुखी का क्षेत्र हो, संवेदनशील। सीधी सी बात है, तापमान उच्च रहेगा वहां पे, तापमान उच्च रहेगा तो वहां पर हिम का विकास नहीं हो पाएगा। तो वो पूरे हिमानी क्षेत्र में क्या रहेगा? हिम से रहित क्षेत्र रहेगा, और उस क्षेत्र को आप क्या बोलोगे? टॉलिक्स। ठीक है। कि भाई जैसे अन्यथा के परिवार में बता ही रहते भाई, कार्यक्रम चल रहा है, अभी शादी वगैरह का माहौल, जश्न का माहौल रहता ही रहता है। अब बाकी सारे नाच कूद रहे हैं, डीजे वगैरह चल रहा है, लेकिन अनीसा वहां पर बीच में मुंह फुला के बैठी है, तो पूरा खुशी का माहौल है, बीच में उदासी का माहौल बना रखा है। क्यों? क्योंकि घर वालों ने मनचाही ड्रेस नहीं दिलवाई। ये चाहते थे भाई बीच में खिड़कियां हो, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया, है कि नहीं? तो सीधी सी बात है, वो क्षेत्र उस पूरे क्षेत्र से क्या रह जाएगा? अलग रह जाएगा। तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? टॉलिक्स कहलाता है। कहां पर मिले गए? परिहिमानी क्षेत्रों में हिम से रहित क्षेत्र क्या कहलाता है? टॉलिक्स। दूसरा होता है कौन सा? कॉन्जेली फ्रिक्शन। एक अपन अपक्षय के अंतर्गत भौतिक अपक्षय में शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में जो अपक्षय की क्रिया होती है, कौन सी? जिसके द्वारा अपरदित पदार्थ जैसे ही गतिशील होकर आएंगे और नुकीले चट्टानी टुकड़ों का ढेर बना देंगे। तुषार अपक्षय। कौन सा पक्ष है? तुषार अपक्षय। तो सीधी सी बात है, जो परिहिमानी क्षेत्र है, कौन से क्षेत्र? परिहिमानी क्षेत्रों में कौन से अपक्षय को? तुषार अपक्षय को क्या कहा जाता है भाई? कॉन्जेली फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब दरार, फ्रिक्चर आ गया, है कि नहीं? तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्जेली फ्रिक्शन। तो परिहिमानी क्षेत्रों में तुषार अपक्षय की क्रिया को क्या नाम दिया जाता है? कॉन्जेली फ्रिक्शन। अगला आता है भाई कौन सा? गिरी का। ठीक है, सीधा बोल दो इसमें, परिहिमानी क्षेत्रों में सतह पर निर्मित टीला या नोट गांठ सतही भाग है, और उस सतही भाग पर कोई टीला बना हुआ है, उस टीले को क्या कहा जाता है? गिरी का। ठीक है, अब इसमें दो है, एक भूगिरी का और एक कौन? सर्तन गिरी का। गिरी का तो क्या रहेगा? जब ऐसा टीला बना हुआ है जिसको अपन ने क्या बोल दिया है? गिरी का बोला है, और ये टीला क्या हो? वनस्पति से रहित हो। वनस्पति से रहित कब होगा? मतलब उसके ऊपर हिम जमा हो जाएगी। ठीक है, तो जब गिरिका के ऊपर क्या हो जाए? गिरिका पर क्या हो जाए? हिम का जमाव, या सीधा बोल दो हिम से ढका हुआ। हिम से ढका हुआ जो टीला होता है उसे क्या कहोगे? हो सकता है तापमान थोड़ा ज्यादा मिल जाए, हिमावरण नहीं हो पाया, हिमावरण नहीं हो पाया तो किसका आवरण छा जाएगा उस पर? वनस्पति का आवरण। तो वनस्पति का आवरण छा जाने पर क्या कहलाएगा? सर्तनगिरी। भाई सतह पर जो टीला बना हुआ है उस टीले को तो क्या कहोगे? गिरी का। उस टीले पर यदि हिमावरण हो गया, हिम से ढक गया टीला, तो क्या कहलाएगा? भूगिरी का। यदि तापमान बढ़ गया, हिम का जमाव नहीं हुआ, तो वनस्पति का विकास हो जाएगा। वनस्पति से ढक जाएगा, किसी ना किसी से तो ढकेगा, तो वनस्पति का जब विकास हो जाएगा तो फिर क्या कहलाएगा? सर्तनगिरी का। एक होता है क्या? पलसा। क्या होता है? पलसा। पलसा में ध्यान रखना है, जो परिहिमानी क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्र? दलदली क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में निर्मित टीला है, टीले ही सारे, बस निर्माण अलग अलग है। यदि सामान्य बन रहा है तुषार अपक्षय के अंतर्गत, तो फिर वो तो क्या कहलाएगा? गिरी का हो गया। हिम से ढका हुआ है, क्या कहलाएगा? भूगिरी का। वनस्पति से ढक गया, क्या कहलाएगा? सर्तनगिरी का। कहां बन गया? दलदली क्षेत्रों में, क्या कहलाएगा? पलसा। ठीक है, अगला क्या होता है? पिंगो। डिंगो नहीं, पिंगो।
डिंगो क्या था? डिंगो अरे जो पीछे से भोगता है, लेकिन कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स घास क्षेत्र में। बोलते हैं ना मार्सुपियलिया दहानी प्राणी के जो जीव है कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। कंगारू वगैरह सारे उसी में आते हैं। तो डिंगो व कोकाबर्रा कुत्ते की प्रजाति है, कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, तो क्या है? पिंगो। और पिंगो क्या है? इसमें ध्यान रखना, बिखरी हुई घुमदाकार, घुमदाकार टीले। ठीक है, या फिर इसको सीधा बोल दो, एक जगह न मिलकर कैसे मिलेंगे? बिखरे हुए टीले। एक आधा नहीं है, संख्या में है, लेकिन वो सारे क्या है? बिखरे हुए। वो बिखरे हुए टीले क्या कहलाएंगे? पिंगो। ठीक है, और लास्ट वाला कौन सा? थर्मोक्रास्ट। थर्मोक्रास्ट कहलाती है भाई गुंबदाकार पहाड़ियां। क्या कहलाएगी? गुंबदाकार पहाड़ियां, वो क्या कहलाती है? थर्मोक्रास्ट कहलाती है। ये सारी स्थलाकृतियां कहां पर मिलेगी आपको? परिहिमानी क्षेत्रों में। तो पहली बात तो परिहिमानी क्षेत्र क्या है? हिमनद का समीपवर्ती भाग क्या कहलाता है? परिहिमानी क्षेत्र कहलाता है, जिसका प्रयोग करने वाले कौन थे? लोजिंस्की। एक होता है परमाफ्रोस्ट, जहां की भूमि लंबे समय तक निम्न तापमान से क्या होती है? आच्छादित या ढकी हुई रहती है, और निम्न तापमान से घटित होने के कारण वो भूमि क्या हो जाती है? कठोर भूमि में कन्वर्ट हो जाती है। वो क्या कहलाएगी? परमाफ्रोस्ट। प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? मूलर। लेकिन यदि पूछ ले भाई सबसे ज्यादा प्रयोग, या फिर यदि अपन बोले इसका विकास करने वाला कौन था? हम्बोल्ट। ज्यादा इस पर जोर किसने दिया है? हम्बोल्ट ने। और ऐसी परमाफ्रोस्ट भूमियां मैक्सिमम कहाँ पाई जाती है? साइबेरिया, कनाडा जैसे देशों में प्रधानता के साथ मिलती है। ठीक है, टॉलिक्स क्या है? परिहिमानी क्षेत्रों में हिमरहित क्षेत्र, मतलब बीच बीच में कुछ ऐसे क्षेत्र हो जाए जहां पर हिम का जमाव नहीं होता है, वो क्या कहलाएगी? टॉलिक्स। एक होता है कॉन्जेली फ्रिक्शन। परिहिमानी क्षेत्रों में तुषार अपक्षय को क्या कहा जाता है? कॉन्जेली फ्रिक्शन कहा जाता है। ठीक है, एक होती है गिरिका। गिरिका किसे बोलोगे? परिहिमानी क्षेत्रों में सतह पर निर्मित टीला क्या कहलाएगा? गिरिका। गिरिका में क्या होती है? भूगिरिका, हिम से ढका हुआ या फिर वनस्पति रहित, और यदि वनस्पति सहित तो सर्तन गिरिका, रहित तो भूगिरिका, सहित सर्तन गिरिका। ठीक है, पल्सा दलदली क्षेत्रों में निर्मित टीला है। टीला लेकिन कहाँ मिल जाए? दलदली क्षेत्रों में। एक होता है पिंगो, बिखरे हुए टीले। एक होता है थर्मोक्रास्ट, गुमदाकार पहाड़ियां। एक शब्द और याद रख लेना, कौन सा? अंतरवलन। अंतरवलन मतलब क्या क्रिया हो रही है? वलन, लेकिन कहाँ हो रहा है? अंतर। सतह के आंतरिक भाग में जो असंगठित पदार्थ है, उन असंगठित पदार्थों के संकुचन होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? सतह के नीचे असंगठित पदार्थों के संकुचित होने की क्रिया क्या कहलाएगी? अंतरवलन। और इसके साथ यदि पूछ ले तो क्या जाता है? एक बहुभुज। क्या जाता है? बहुभुज। ठीक है, बाकी दो तो यदि नहीं भी याद हो तो चल जाएगा काम, उनको तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, चलो नोट कर दो इसको। परिहिमानी क्षेत्रों की स्थलाकृतियां, परिहिमानी क्षेत्रों की स्थलाकृतियां, परिहिमानी क्षेत्रों की स्थलाकृतियां। फर्स्ट लाइन लिखो। अच्छा, हेडिंग में नहीं डाले थे अभी तक। परिहिमानी क्षेत्रों की स्थलाकृतियां। फर्स्ट लाइन लिखो। हिमनदीय क्षेत्रों, हिमनदीय क्षेत्रों, हिमनदीय क्षेत्रों, हिमनदीय क्षेत्रों का समीपवर्ती भाग, हिमनदीय क्षेत्रों का समीपवर्ती भाग, हिमनदीय क्षेत्रों का समीपवर्ती भाग जो हिमानी से, हिमानी से, समीपवर्ती भाग जो हिमानी से मुक्त रहता है, हिमानी से मुक्त रहता है, हिमानी से मुक्त रहता है, लेकिन हिमावरण होता है,
लेकिन हिमावरण होता है। मतलब हिमनद तो नहीं बनेगा पूर्णतया, लेकिन हिमावरण वहां पे होगा, है ना। नेक्स्ट, शब्द का प्रयोग। शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग डैश लगा के, लोजिंस्की। लोजिंस्की 1909। लोजिंस्की 1909। लोजिंस्की 1909। नेक्स्ट लिखो परमा फ्रोस्ट। परमा फ्रोस्ट। परमा फ्रोस्ट। और परमा फ्रोस्ट के सामने डैश लगा के, ओब्लिक लगा के लिख दो हिम मंडित क्षेत्र। हिम मंडित क्षेत्र। हिम मंडित क्षेत्र। हिम मंडित क्षेत्र। ठीक है, और सामने डैश लगा के लंबे समय तक निम्न तापमान। लंबे समय तक निम्न तापमान। निम्न तापमान कोष्टक में लिख दो हिमांक। निम्न तापमान से युक्त कठोर भूमि। 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 नेक्स्ट, शब्द का प्रयोग, और प्रयोग के सामने मूलर 1947। और यदि विस्तृत व्याख्या लिखना चाहो तो किसने की, हम्बोल्ट। विस्तृत व्याख्या हम्बोल्ट। शब्द तो दिया मूलर ने, और विस्तृत व्याख्या किसने करी, हम्बोल्ट ने। हम्बोल्ट। नेक्स्ट, आगे लिखो टॉलिक्स। 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 और टॉलिक्स के सामने डैश लगा के परिहिमानी क्षेत्रों के मध्यवर्ती भाग में हिम रहित क्षेत्र। परिहिमानी क्षेत्रों के मध्यवर्ती भाग में हिम रहित क्षेत्र। परिहिमानी क्षेत्रों के मध्यवर्ती भाग में हिम रहित क्षेत्र। परिहिमानी क्षेत्रों के मध्यवर्ती भाग में हिम रहित क्षेत्र। हिम रहित क्षेत्र। नेक्स्ट, कॉन्जेली फ्रैक्शन। कॉन्जेली फ्रैक्शन। कॉन्जेली फ्रैक्शन। कॉन्जेली फ्रैक्शन। और कॉन्जेली फ्रैक्शन के सामने परिहिमानी क्षेत्रों में तुषार अपक्षय हेतु। 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 तुषार अपक्षय हेतु। नेक्स्ट, गिरिका। 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 और गिरिका के सामने सतह पर निर्मित टीला या गांठ। 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 नेक्स्ट, इसी में भूगिरिका। 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 भूगिरिका के सामने डैश लगा के वनस्पति रहित नग्न चट्टान। वनस्पति रहित नग्न चट्टान या नग्न टीला। वनस्पति रहित नग्न टीला। वनस्पति रहित नग्न टीला। नेक्स्ट, सरतन गिरिका। सरतन गिरिका। सरतन गिरिका। और सरतन गिरिका के सामने डैश लगा के वनस्पति से आच्छादित टीला। वनस्पति से आच्छादित टीला। वनस्पति से आच्छादित टीला। वनस्पति से आच्छादित टीला।
वनस्पति से आच्छादित टीला। नेक्स्ट पल्सा, 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 और पल्सा के सामने दलदली क्षेत्रों में निर्मित टीला, निर्मित टीले कर दो, दलदली क्षेत्रों में निर्मित टीले, दलदली क्षेत्रों में निर्मित टीले, दलदली क्षेत्रों में निर्मित टीले। नेक्स्ट पिंगो, पिंगो, और पिंगो के सामने बिखरे हुए टीले, बिखरे हुए टीले, पिंगो के सामने बिखरे हुए टीले। और इसी के सामने लिख देना एरो लगा के, ये शब्द देने वाला व्यक्ति जो था वो कौन था? पोर्सिल था, पोर्सिल। पिंगो शब्द जो दिया था किसने दिया था? पोर्सिल, पिंगो पोर्सिल, शब्द किसने दिया? पोर्सिल। नेक्स्ट थर्मोक्रास्ट, 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 और थर्मोक्रास्ट के सामने गुंबदाकार पहाड़ियाँ, इनकी परिमानी क्षेत्रों में जो गुंबदाकार पहाड़ियाँ हैं उन्हें क्या कहा जाता है? थर्मोक्रास्ट। जबकि अरावली में क्या कहा जाता है? मगरा। थर्मोक्रास्ट क्या है? गुंबदाकार पहाड़ियाँ। और ये नाम जो देने वाला व्यक्ति था कौन सा था? आर्मोल यव, आर्मोल यव, आर्मोल यव। ठीक है। नेक्स्ट अगला लिखो अंतरवलन, 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 और अंतरवलन के सामने डैश लगा के लिख दो सतह के नीचे, सतह के नीचे, सतह के नीचे असंगठित पदार्थों में संकुचन क्रिया, सतह के नीचे असंगठित पदार्थों में संकुचन क्रिया, संकुचन क्रिया, संकुचन क्रिया। ठीक है। और लास्ट में लिख दो एक बहुभुज लिख दो, या इसी का कई बार मिल जाता है क्या? क्रायो टर्बेशन, क्रायो टर्बेशन, बहुभुज लिख दो या क्रायो टर्बेशन, क्रायो टर्बेशन। ये सारी स्थलाकृतियाँ जो है हिमनद के क्षेत्रों के पास वाले क्षेत्र में कहाँ पर बनेगी? आपको परिहिमानी क्षेत्रों के अंतर्गत। इसी के साथ हो गया अपना कौन सा? हिमनद के कार्य। कल अपन बात करेंगे किसके? सागरीय लहरें। फिर उसके बाद में आ जाएगा अपना कौन सा? भूमिगत जल। ओके।